साहब जय हिंद। कर्नल जय सोडी सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर, आपने समय दिया। कर्नल जय सोडी सर, 4 साल गलवान की खूनी झड़प को आज हो चुके हैं। 4 साल में कितना कुछ बदला, क्या वो कितने हालात बदले हैं और दोनों देश क्या एक युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मैं आज आपसे जानूंगा। लेकिन सबसे पहले उन वीर जवानों को जो शहीद हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहूंगा और चाहूंगा कि भगवान उनके परिवारों को इतनी हिम्मत दे कि वो आगे बढ़ पाए। कर्नल सोडी सर, 15-16 जून 2020 की रात को जो हुआ, क्या उसके पीछे की साजिश थी? क्या हम चीन को पढ़ने में एक बार फिर विफल हुए थे सर? राजेश जी, जब शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने मार्च 2013 में, तो उन्हें यह एहसास हुआ कि अब चीन के पास बेशुमार पैसा तो है, अब वक्त आ चुका है चीन की सैनिक ताकत या सैनिक शक्ति को भी इस्तेमाल करने का, ताकि जो दशकों पुराना चीन का सपना है कई जगहों पे हमला करके उसको अपने देश में मिलाना, वो अब पूरा होने का टाइम आ गया है। और उन्होंने 3 साल के बाद 1 फरवरी 2016 को चीनी मिलिट्री, जो पीएलए कहते हैं, जिसमें इनके कई अंग आते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस सब मिला के, उन्होंने उसको रीऑर्गेनाइज किया और 5 थिएटर कमांड्स बनाए। और उसमें से जो एक थिएटर कमांड जो भारत को कंसर्न करता है वो है वेस्टर्न थिएटर कमांड। और ये सारे थिएटर कमांड बने 1 फरवरी 2016 को। अब उसके बाद चीन को कोई मौका नहीं मिल रहा था कि ये नए थिएटर कमांड में और अधिक सेना डिप्लॉय करना, क्योंकि 1 फरवरी 2016 से पहले जो चीनी सेना की डिप्लॉयमेंट थी वो अलग थी। थिएटर कमांड आने के बाद वो डिप्लॉयमेंट थिएटर कमांड के नजरिए से ठीक नहीं थी और शी जिनपिंग उसको बढ़ाना चाहते थे। पहला मौका इनको मिला 1 साल बाद, जब डोकलाम का किस्सा हुआ, तो उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के ऑपोजिट अपने इलाके में सेना की तादाद बढ़ा दी। और उनको अब कोई मौका नहीं मिल रहा था कि लद्दाख के ऑपोजिट अपनी सेना की तादाद बढ़ा सकें, क्योंकि ऐसा कुछ वारदात या हादसा हुआ ही नहीं। इस बीच 2 चीजें भारत ने की, 3 चीजें बल्कि। पहला, भारत ने अमेरिका के साथ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट, जिसे लेमोआ कहते हैं, वो 2016 में साइन किया। और दूसरा एग्रीमेंट भारत ने अमेरिका के साथ साइन किया, जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट, कॉम कासा कहते हैं, वो 2018 में किया। और तीसरी जो भारत ने चीज की वो 5 अगस्त 2019 को भारत ने आर्टिकल 370 और 35A को जम्मू कश्मीर से निकाल दिया। ठीक है सर। ये जो 3 चीजें थी जो एक के बाद एक हुई, इससे चीन को गुस्सा आ गया। और कुछ महीने बाद चीन ने अप्रैल 2020 के महीने की शुरुआत में लद्दाख के ऑपोजिट अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड में अपनी सेना की तादाद बढ़ानी शुरू की और उसने अप्रैल 2020 के शुरू के महीने में 2 डिविजन्स भेजी वहां पीएलए की। अब इसके बाद क्या हुआ कि 5 मई 2020 को पहली झड़प हुई पीएलए और भारतीय सेना के बीच, जो कि पोंगोंगसो के बीच पे हुई। और दूसरी जो झड़प हुई वो 10 मई को हुई, यानी 5 दिन बाद हुई, 10 मई 2020 को। 21 मई 2020 को भारतीय सेना के बुलडोजर और इंजीनियर्स जो काम कर रहे थे उसका ऑब्जेक्शन किया। और 21 मई को ही पीएलए ने ऑब्जेक्ट किया कि जो गलवान वैली में भारतीय सेना के सैपर्स और बुलडोजर एक रोड बना रहे हैं, उसको उन्होंने ऑब्जेक्ट किया और तुरंत उन्होंने 80 टेंट को वहां पिच किया और अपने ट्रुप्स की तादाद वहां भी बढ़ानी शुरू कर दी गलवान वैली में। 24 मई 2020 को पीएलए भारत में 3 जगह पे आ गई, यानी कि हॉट स्प्रिंग्स, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और पेट्रोलिंग पॉइंट 15। और तनाव चीन और भारत के बीच में बढ़ता चला गया।
15 जून ठीक 2020 सर। जब हमारा एक पेट्रोल गलवान वैली में था तो उसे एम्बुश किया चीन ने, और वो 6 घंटे वो हाथा जड़प चली, क्योंकि तब कोई भी साइड हथियार नहीं लेके जा रही थी, क्योंकि हमारा बीपीटीए का एग्रीमेंट था 1993 का। तो भाले थे, रॉड्स थी, उनसे लड़ाइयां हुई, वो सारा देश जानता है, और जिसकी वजह से हमारे 20 बहादुर सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी हमारे देश के लिए। बहुत बहादुरी से भारतीय सेना लड़ी, और मेरा नमन सलाम भारतीय सेना को। और चीन के ऊपर काफी कैजुअलिटीज हुई, जो कि आज तक चीन ने ऑफिशियली नहीं बताया कितने उनके सैनिक मारे गए। हालांकि कुछ वेस्ट मीडिया में रिपोर्ट्स आई कि 100 से ज्यादा चीन के सैनिक मारे गए, लेकिन अब तक चीन ने ऑफिशियली कुछ नहीं बताया। अब आप ये सारी चीजें अगर एक टाइमलाइन से देखें तो सारी चीजें शुरू हुई जब अमेरिका की नजदीकियां भारत से बढ़नी शुरू हुई, क्योंकि 21 दिसंबर 2011 को अमेरिकी राष्ट्रपति बैरक ओबामा ने पिवट टू एशिया पॉलिसी का ऐलान किया, जिसके तहत उन्होंने अधिकतर अपने अमेरिकी सैनिकों को मिडिल ईस्ट से मूव किया इंडो पैसिफिक में। और उसके बाद दो जो सबसे बड़े एग्रीमेंट पहले साइन हुए अमेरिका के, वो भारत के साथ है, जो मैंने आपको बताया, लेमुआ 2016 में और कॉम कासा 2018 में, और फिर 2019 में ये आर्टिकल 370 होना। तो ये सारी एक वेल प्लान स्ट्रैटेजी थी चीन से। और मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा, जो आपका दूसरा प्रश्न था कि हमारी गलती कहां होगी चीन को पढ़ने में। देखिए, हमारी गलती चीन को पढ़ने में हुई क्योंकि हमने चीन को अपना एक दुश्मन देश कभी समझा ही नहीं। 1998 में तब के हमारे रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत का नंबर 1 दुश्मन चीन है। लेकिन उनके ऊपर इतना राजनीतिक दबाव आया कि 5 साल बाद उन्हें अपना यह बयान वापस लेना पड़ा। अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो श्री जॉर्ज फर्नांडिस का बयान बिल्कुल सही और सटीक था। और यही कारण है कि हम चीन को पढ़ नहीं पाए। चीन की आर्थिक ताकत बढ़ती रही, सैनिक ताकत बढ़ती रही, और इसकी वजह से ये गलवान वैली हादसा हुआ। जी, अब मैं आगे की तरफ आऊंगा, क्योंकि आपने बहुत डिटेल से तमाम चीजों को समझा दिया है। 4 साल से अभी भी मिरर फेस डिप्लॉयमेंट बनी हुई है। कई जगह से डिसएंगेजमेंट हुआ है, डी एस्केलेशन नहीं हुआ है। लेकिन डेपसांग डेमचौक वो जगह है जहां पर अभी भी आई टू आई जो है वो हमारी फौजें तैनात हैं। अरुणाचल में भी हमने देखा किस प्रकार से यांगसे में उसके बाद 2022 में झड़प हुई, और टेंशन अभी भी एलएसी पर है। हम दोनों मुल्क यानी कि एशिया की दोनों सुपर पावर क्या एक जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, या हम माने कि, क्योंकि दो एक पॉइंट और जो बड़ा अहम है सर, कि 2020 के बाद प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच कोई द्विपक्षीय मुलाकात नहीं हुई है जहां से माना जाए कि दो बड़े नेता बैठकर मामले को सुलझा लेंगे। तो पॉलिटिकल लेवल पर भी एक द्वंद्व चल रहा है, मिलिट्री तौर पे तो चल ही रहा है। तो क्या एक वॉर का एक प्लेटफॉर्म जो धीरे धीरे तैयार होता है वो तैयार होता हुआ आप देख रहे हैं, या हटकर आप इसे एनालाइज कर रहे हैं? राजेश जी, गलवान वैली क्लैश से पहले 2013 में जब शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री पहली बार बने, तब से लेके 2020 तक, जून 2020 तक 18 बारी शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, या एक दूसरे के देश में गए, या कई अंतरराष्ट्रीय समिट में साइडलाइंस पे बायलैटरल मीटिंग हुई। लेकिन जैसे आपने सही कहा, जून 2020 के बाद दोनों राजनेताओं के बीच में कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई। अब जहां तक बात है जंग की, मैं आपके विख्यात चैनल पे कई बार कह चुका हूं, जिसे करोड़ों लोग पूरे विश्व में देखते हैं, भारत में नहीं विश्व में देखते हैं। मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं, हम 2035 की तरफ 2 फ्रंट वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, जब पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत पे हमला करेंगे। अब हाल में ही कुछ दिन पहले 7 जून को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जब चीन गए थे दौरे पे, तो दोनों ने, चीन और पाकिस्तान ने 7 जून को बीजिंग में एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया, जिसमें जम्मू कश्मीर के बारे में बातचीत हुई। और ये जॉइंट स्टेटमेंट इशू करना, ये आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता है। ये जॉइंट स्टेटमेंट के 2 मतलब थे, 2 संदेश थे भारत के लिए। पहला, भारत ने अगर पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर लेने के लिए हमला किया तो उसका जंग सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं होगा, उसका जंग 2 फ्रंट वॉर होगी पाकिस्तान और चीन के साथ। और दूसरा, पाकिस्तान और चीन
कि जो मंसूबे हैं वो क्लियर हैं कि 2035 पे हमला करना है, क्योंकि सारी टाइमलाइंस इस 2035 के टू फ्रंट वॉर की तरफ जा रहे हैं। यानी कि साफ शब्दों में कहने का मतलब है, चाहे भारत पीओजे लेने के लिए हमला करे या नहीं करे, ये टू फ्रंट वॉर होनी ही होनी है। ये सिर्फ वक्त की बात है कि कब होगी और कितनी जल्दी होगी, लेकिन 2035 से पहले ये टू फ्रंट वॉर होनी होनी है। तो मैं फिर बोलूंगा, सारी टाइमलाइंस, और मैं इस पे 2 घंटे बोल सकता हूं क्योंकि मैं काफी रिसर्च कर रहा हूं, लेकिन वक्त की पाबंदी मैं समझता हूं, सारी टाइमलाइंस दिखा रही हैं कि ये टू फ्रंट वॉर 2035 की तरफ है, और ऐसी कोई टाइमलाइन नहीं दिखा रही। और ये मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, इतना इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है इस चीज के बारे में कि अगर कोई पढ़ना शुरू करे तो उसको हैरानी होगी कि इतना इंफॉर्मेशन है पब्लिक डोमेन में कि ये टू फ्रंट वॉर 2035 की तरफ बढ़ती जा रही। जी, बस 2 सवाल, आखिरी सवाल, दोनों का जवाब मुझे चाहिए होगा। एक बड़ा अहम सवाल है कि क्या हम तैयार हैं चीन का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि ये तय है कि आने वाले वक्त में आमना सामना तो होकर रहेगा। और दूसरा सवाल सर, 21 बार की कोर कमांडर मीटिंग हुई है, क्या उससे कुछ हालात में चेंजेस आए हैं? राजेश जी, जो आपका पहला सवाल है, चीन हमसे 3 दशक आगे है सैनिक तैयारी में, और अगर इसमें पाकिस्तान की भी सैनिक शक्ति को जोड़ा जाए तो पलड़ा और चीन और पाकिस्तान की तरफ झुक जाता है, क्योंकि पाकिस्तान भी एक प्रोफेशनल आर्मी, एक व्यावसायिक सेना है। वो कोई मिलिशिया नहीं है, कोई वो आतंकवादी संगठन नहीं है, वो प्रोफेशनल आर्मी है। अब अगर हम 3 दशक चीन के ही पीछे हैं और 11 साल बचे हैं 2035 के लिए, तो हमें एक बहुत बड़ी रीथिंक चाहिए होगा, हमें एक वॉर फुटिंग पे तैयारी करनी होगी। अब मैं एक और चीज आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा। पिछले साल 7 अगस्त 2023 को जनरल MM नरावने, जो कि पूर्व भारतीय सेना के अध्यक्ष हैं और 2 साल पहले रिटायर हुए हैं, उन्होंने एक लेख लिखा था द प्रिंट में, और उन्होंने साफ लिखा है कि टू फ्रंट वॉर अगर चीन और पाकिस्तान भारत पे करते हैं तो उसमें भारत की पराजय होगी। तो अगर एक पूर्व सेना अध्यक्ष जो महज 2 साल पहले रिटायर हुए हैं, वो इतने क्लियर शब्दों में एक लेख लिख रहे हैं, तो आपके दर्शक समझ गए होंगे कि आज की तारीख में पलड़ा किस तरफ भारी है। और दूसरी चीज, दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा कि 21 लेवल ऑफ कोर कमांडर टॉक्स हुई हैं इस गलवान वैली क्लैश के बाद, इनमें ना कुछ निकला है और ना कुछ निकलेगा। ये सिर्फ चीन टाइम बाय कर रहा है, टाइम को डिले कर रहा है, ताकि ऊपर से देखे कि हम बड़े बातचीत में बिलीव करते हैं, हम भारत के साथ हमेशा बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अंदर से चीन को ना इस बातचीतों में कोई दिलचस्पी है, ना रुचि है, और ना ही इन कोर कमांडर टॉक से कुछ निकलना है। क्योंकि सबसे पहली चीज जो मैं बार बार कह रहा हूं, 2035 का टू फ्रंट वॉर। दूसरी चीज, कोई भी सैनिक मुद्दा हो दुनिया में, उसे सेना नहीं रिजॉल्व कर सकती है, उन्हें पॉलिटिकल लीडर्स को रिजॉल्व करना पड़ता है। सेना सिर्फ एक सरकारों का औजार होती है जो कि कंडीशन क्रिएट करती हैं, चाहे वो आतंकवाद हो किसी राज्य में, चाहे वो युद्ध हो, युद्ध जैसी स्थिति हो, टेंशन हो, कुछ भी हो, सेना किसी भी देश की एक एनवायरमेंट क्रिएट करती है। लेकिन फाइनल जो बातचीत होती है, फाइनल जो निष्कर्ष निकलता है, वो पॉलिटिकल लीडरशिप से ही निकलता है। जी, बड़ी अहम बात सर आपने कही है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडर्स को एक टेबल पे बैठना होगा, बातचीत करनी होगी, तभी जाकर चीजें सामान्य हो सकती हैं। लेकिन आज 4 साल हो गए हैं गलवान घटना को, आपने आज के दिन समय दिया और इतने विस्तार से चीजों को समझाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल जय सोडी सर। थैंक यू। जय सर, थैंक यू सर।